Hello students, welcome to your 6th NCERT history video class. Today we are starting 9th chapter. Heading of the chapter is traders, kings and pilgrims. देखिए अब तक के चैप्टर में हमने देखा है कि जो एंशेंट हिस्ट्री है वहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो कम्युनिटीज़ रहती थी अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कोई रिवर है उसके आसपास का इलाका है तो दूर दराज के एरियाज़ में ये जाते थे और ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस ये किया करते थे। इनके सिम्टम्स या एविडेंसेस की हम बात करें तो हमें जगह जगह से इनके जो एविडेंसेस हैं वो भी हमें मिले हैं। जैसे इंडस वैली हमने चैप्टर पढ़ा था, तो इंडस वैली के अंदर हमने जो भी एविडेंसेस देखे हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ डिस्कवर किए हैं, खुदाई में मिले हैं, तो उनसे हमें पता चलता है। जैसे बोट जैसी एक इमेज हमें नज़र आई थी, है ना। कुछ तो बोट्स का मतलब क्या हुआ कि वो रिवर के थ्रू जो है आना जाना करते थे। आना जाना सा मतलब वो क्या करते थे, सामान भी साथ में लाते ले जाते थे, ट्रेडिंग करते थे। तो ऐसे ही बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे द फाइन पॉटरी, स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस? कैसे पहुंची होंगी ये? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तभी वो अपने साथ लेके गए होंगे सामान, है ना। तो जब ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ, लोग अपने साथ साथ जो है सामान लाने ले जाने लगे, तो ट्रेडिंग डेवलप हुई। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो मेनली साउथ इंडिया जो है गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली जो पेपर है उसके लिए ये मशहूर होता था। और यहाँ से जो प्रेशियस स्टोन्स हैं वो भी हमें मिला करते हैं। जैसे भी हम साउथ इंडिया के जो कुनार माइन से पढ़ते हैं कि वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो जो साउथ रीजन है इंडिया का, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिला करती थी। और जो पेपर है वो रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा डिमांड में थी, वो बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू समझते थे, यहाँ तक कि वो इसको ब्लैक गोल्ड कहा करते थे। ठीक है, तो जो साउथ की जो पेपर है, ब्लैक पेपर है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन देयर इन शिप्स अक्रॉस द सी, यानी कि समुद्रों के आसपास जो है वो लेके जाते थे। जब हम अभी आगे की स्लाइड्स में वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वहाँ इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो आसपास के एरियाज से कनेक्टेड था। जब हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है अरेबियन सी, और यहाँ क्या है इंडियन सी। तो तीनों तरफ से अगर हम देखें यानी कि सी रूट भी बनता था, और अगर यहाँ पर हम देखें तो लैंड रूट भी अलग अलग एरियाज में जाकर मिलते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक पोएम दी गई है जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें जो है मेंशन की गई। इन पोएम से हमें पता चलता है ना, तो ये पोएम आप रीड कर लेंगे। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, सम ऑफ दीज फॉलोड बाय द कोस्ट। अब देखो, जो हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग ट्रेवलर हैं वो हमारे इंडिया तक पहुँचे थे सी रूट के थ्रू। तो यूरोपियन जो कंट्री थी उनके साथ हमारा पहले से ट्रेडिंग था, लेकिन बीच में कुछ समय तक जो है वो जो रास्ते थे वो गायब हो गए थे, या हम कहें खो गए थे, है ना। क्यों? क्योंकि लोगों ने आना जाना बंद कर दिया होगा, या कोई भी जो रीज़न अगर हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि क्यों ये जो ट्रेडिंग है बंद हो गई थी। तो कुछ नए रूट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे थे। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो अभी हमने इंडिया के लोकेशन में देखा कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो हैं जो नए रास्ते हैं वो डिस्कवर हो रहे थे। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स, मॉनसून विंड्स को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था जो शिप है उसको लाने ले जाने में। अब देखिए ये हम जानते हैं ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर क्या है आपका इंडियन ओशन। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप मॉनसून की जब डिटेल्स पढ़ेंगे वहाँ आपको पता चलेगा कि अरेबियन सी से जो है हवाएं चलती हैं और इस तरीके से वो सब जो एरिया सब कॉन्टिनेंट है हमारा उसमें एक्सपेंड हो जाती हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? साउथ। और अगर ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ये कौन सी हो गई? वेस्ट। तो यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं, जो मानसून जनरेट हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट मानसून। तो देखो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर किन हवाओं की वजह से जो है शिप जो है उनको लाने ले जाने में, सेलिंग में हेल्प हो रही है? कौन से मानसून से? साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हुए जो ईस्ट अफ्रीका है या अरेबिया वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ से जो है शिप चलती थी और ट्रेडिंग में हेल्प मिलती थी। यहीं पर अब हम बात करते हैं नए किंगडम्स की। अभी तक हमने ट्रेडिंग को देखा कि किस तरीके से जो है हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है अलग अलग एरियाज से कनेक्टेड था। हम लैंड रूट को भी यूज़ करते थे और धीरे धीरे जो नए नए सी रूट हैं वो भी डिस्कवर हो रहे थे। स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नी। सब जो समुद्री रास्ता होता है बहुत लंबा होता है, बहुत वियर्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो शिप है वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्टडी बनाई जाती थी। ओके, अब हम बात करते हैं नए किंगडम्स की अलोंग द कोस्ट, यानी कि जो साउथ का जो रीजन है, जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, मेनली जो हम साउथ का पोर्शन है वहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि तीनों तरफ क्या है
वाटर बॉडीज़ हैं, है ना, तो इनके थ्रू जो है रूट डेवलप हो रहा है। तो ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पर जो थे पोर्ट्स डेवलप हो रहे थे। पोर्ट्स मतलब कि बंदरगाह, जहाँ से ये जो शिप है यहाँ पर रुकती थी, यहाँ से सामानों की लाना ले जाना ये सब कुछ होता था। ठीक है, तो साउथ रीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कावेरी नदी है, ये वाला जो जोन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। हम जानते हैं कावेरी नदी वाला जो जोन है यहाँ पर इस तरफ, तो ये वाला जो जोन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। और यहाँ पर जो मेनली पावर्स थी उस समय में, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इस समय को हम क्या कहेंगे, संगम पीरियड कहेंगे। ठीक है, संगम काल, यानी कि जो साउथ का जो रीजन है इनके बारे में हमें जिस लिटरेचर से हमें पता चलता है वो संगम काल का लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए उस एरिया में ये जो कोस्ट लाइन है, लंबी कोस्ट लाइन भी है यहाँ पर हिल्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, रिवर वैलीज भी हैं। इस जोन में जो सदर्न वाला जोन है यहाँ पर ये सब चीज़ें जो सभी लैंड फीचर्स हैं वो हमें मिलते हैं। देखिए कोस्ट लाइन भी है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पर प्लेट्यूज भी है, डेक्कन प्लेट्यू हम यहाँ पढ़ते हैं, डेक्कन प्लेट्यूज भी हैं। अब रिवर है तो रिवर वैलीज भी हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पर, है ना। तो उन सब चीज़ों के कारण ये वाला जो जोन था बहुत ज़्यादा फर्टाइल था और कावेरी जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था। Chiefs and kings who controlled the river valley and the coast became rich and powerful। और इन एरियाज पर, इस एरिया पर जिन भी चीफ का, जिन भी राजाओं का कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो रहे थे, पावरफुल हो रहे थे। ओके, तो संगम पोएम्स मेंशन दी मविंदर, एक टर्म आपको मिलेगी यहाँ पर मविंदर, ये जो टर्म है ये एक तमिल वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, तीन मुखिया। अब ये तीन मुखिया कौन कौन से थे, देखो उस समय की जब हम साउथ रीजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मेनली जो तीन एम्पायर हैं या जो तीन रूलिंग फैमिलीज हैं वो प्रोमिनेंट थी। कौन कौन सी थी, चोलास, चेराज एंड पांड्यास। ठीक है, ये आप अपनी बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आने वाली बुक में इनके बारे में और आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चोलास, चेराज और पांड्यास जो थे ये प्रोमिनेंट जो है रॉयल फैमिलीज थी जिनका साउथ रीजन पर कंट्रोल था। तो इनको क्या कहा जाता था, इनको कलेक्टिवली मविंदार कहा जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके काम आने वाली है। तो इन तीनों रॉयल फैमिलीज जो रूलिंग फैमिलीज थी इनको मविंदार कहा जाता था। और ये लगभग कब की बात कर रहे हैं हम, 2300 ईयर्स एगो की। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि इन जो तीनों जो रॉयल फैमिलीज होती थी, रूलिंग फैमिलीज थी ये, इनके पास जो भी इनका कंट्रोल एरिया होता था उसमें दो जो है मेन सेंटर होते थे। ठीक है, अब वो कौन कौन से थे, एक तो इनलैंड होता था और एक कोस्ट पर होता था। तो टोटल कितने हो गए, 6 टोटल एरियाज हो गए भाई। 3 किंग्स हैं, तीनों के पास दो दो एरियाज हो गए। ठीक है, एक इनलैंड है और एक कोस्ट पर, यानी कि एक तो अगर ये वाला जोन हम देखें, है ना, एक तो ये वाला जोन आपको मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और एक कुछ इस तरफ वाला। ठीक है, ये केरला की साइड है, ये तमिलनाडु वाला कुछ जोन है और ये ऊपर थोड़ा सा आंध्र का और ये सब जोन आ जाएगा। तो ये वाला 3 जोन हमें जो है मिलते हैं और तीनों जो ये थे चोलास, चेराज और पांड्यास, इनके पास दो दो प्रोमिनेंट सेंटर थे। वैसे तो पूरा एरिया इनके अंडर था लेकिन यहाँ पर 2 मेन सेंटर बनाए जाते थे, एक तो इस एरिया के अंदर और एक जो होता था इस कोस्ट के ऊपर। देखो सपोज ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, हम कलर चेंज करके देखते हैं इसको। चलो, एक सपोज यहाँ पर हो गया और एक जो है इनका कहीं शहर के अंदर हो गया। इसी तरीके से एक इनका यहाँ इनलैंड शहर के जो भी इनका एम्पायर उसके अंदर हो गया, एक इस कोस्ट के ऊपर हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखें, एक इन्होंने यहाँ बना लिया, एक इन्होंने कोस्ट पर बना लिया। तो इस तरीके से जो तीनों रूलर्स इनके पास टोटल 6 जो है मेन सेंटर्स बन गए थे। अब इन मेन सेंटर में से भी 2 जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से थे वो, एक तो पुहार जिसे कावेरीपट्टनम भी कहा जाता था, जो चोलास जो किंग थे उनका पोर्ट था। ठीक है, और जो दूसरा था मदुरई, जो पांड्या जो किंग होते थे उनकी कैपिटल सिटी थी। ठीक है, तो जो पुहार और मदुरई ये जो 2 मेन सेंटर हैं वो आपके थे। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अब ये जो किंग थे या जो चीफ थे ये रेगुलर बेसिस पर टैक्सेस नहीं लेते थे, बल्कि जो इनके एरिया के लोग थे वो इनको गिफ्ट्स देते थे। जैसे ही मिलिट्री कैंपेन्स चलती थी, एक्सपेडिशंस होते थे, तो रास्ते में आने वाले जितने भी लोग होते थे या आसपास के जो भी नेबरिंग एरियाज़ के जो भी लोग होते थे वो इनको ट्रिब्यूट्स देते थे, इनको गिफ्ट दिया करते थे। अब ये जो चीफ होते थे इनमें से कुछ तो जो है अपने राजपाट के लिए रख लेते थे और कुछ जो है ये अपने सपोर्टर्स को, जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स होते थे या सोल्जर्स होते थे या इनके दरबार में जो पॉइंट्स होते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब इनके दरबार में जो भी पॉइंट्स होते थे वो इनके बारे में जो प्रेज ऑफ चीफ्स who often rewarded them with precious stones, golds, horses, elephants, chariots and fine cloth, यानी कि जब ये चीफ इनको
बहुत तरह तरह के गिफ्ट दिया करते थे। तो इनके दरबार के पोएट इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी इनकी प्रशंसा में, इनकी तारीफ़ों में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे, और उन्हीं कविताओं से या उनका जो लिटरेचर था उससे हमें आज इनके बारे में पता चलता है। तो अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डिनास्टी नोन एज दी सातवाहन। ठीक है, अभी हमने किन के बारे में पढ़ा? चोलास, चेराज एंड पांड्यास। अब हम बात कर रहे हैं सातवाहन, जो अगली जो डिनास्टी है उसके बारे में। बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। अब ये वेस्टर्न इंडिया की बात कर रही है, ये सदर्न पार्ट था, अब इधर हम देखते हैं वेस्टर्न इंडिया वाला पोर्शन। ठीक है, तो वहां पर कौन प्रोमिनेंट हो रहे थे, कौन पावरफुल हो रहे थे? सातवाहन। और इनका भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था, सबसे फेमस जो रूलर था सातवाहन डिनास्टी का, वो कौन था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, सातवाहन जो किंग थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? जो इनकी माता थी उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, और उनके जो माता का क्या नाम था इनका? देखो, गौतमी बालाश्री। तो उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे उनके थ्रू जो है हमें जो ये सातवाहन किंग थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, उनके बारे में हमें पता चलता है। ही एंड अदर सातवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पंथ। ठीक है, तो ये जो दक्षिण पंथ था, यानी कि ये वाला जो पूरा जोन था दक्षिण पंथ, जैसे हम उत्तर की बात करें तो उत्तर भारत पर किसका राज हो गया था? तो वो उत्तर का राजा कहलाया। तो इसी तरीके से जो साउथ रीजन था, ये जो वेस्ट वाला साउथ रीजन, इधर वाला जो पोर्शन है लगभग सारा इंडिया का, यहाँ पर इनका कंट्रोल था, तो इनको दक्षिणी पंथ कहा जाता था। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो रूट निकल के जा रहा है, रास्ता जो जा रहा है, उसके ऊपर इन सातवाहन किंग का क्या था? कब्जा था। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था? दक्षिण पथ, विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। यानी कि जो सातवाहन ये जो राजा थे, कौन से? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, इन्होंने अलग अलग एरियाज में जो अपनी आर्मीज हैं उनको भेजा एक्सपेडिशंस के लिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं सिल्क रूट की। देखो, जो सिल्क है, जो सिल्क की प्रोडक्शन हुई थी, ये कहाँ शुरू हुई थी? चाइना में। और हज़ारों सालों तक जो इसकी प्रोडक्शन की जो थ्योरी है वो पता नहीं चल पाई, इन्होंने इसको बहुत छुपा करके रखा। क्यों? क्योंकि सिल्क आप जानते हो, आपने अपनी साइंस की बुक में भी पढ़ा है, सिल्क जो है, सिल्क वॉर्म जो होता है, जो उसके कोकून्स होते हैं उनसे डेवलप होता है ना, मलबेरी लीव्स के ऊपर ये जो कीड़ा है ये फ्लरिश होता है और अपने चारों ओर जो है अपने कोकून के ऊपर वो फैला लेता है, और जब वो डेवलप हो जाता है, अपना कोकून छोड़ देता है, तो उस कोकून से ही जो फाइबर है, जो थ्रेड है, वो अलग निकाला जाता है ना। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी साइंस में पढ़ चुके हो। तो ये सारा जो प्रोसीजर था ये कहाँ शुरुआत हुई थी? चाइना के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो, while the method remained a closely guarded secret for thousands of years। हजारों सालों तक इन्होंने इसको छुपा के रखा। Some people from China, जो लोग चाइना से बाहर आते जाते थे, भाई ट्रेडिंग तो होती थी, आसपास के एरिया में आना जाना होता था, तो अपने साथ ही जो सिल्क है वो लेकर जाते थे। ठीक है, तो सिल्क लेकर जाते थे, वो बिजनेस भी करते थे सिल्क का, या गिफ्ट्स भी दिया करते थे, है ना। तो ये जो रास्ता था जहाँ से सिल्क होकर के जाता था, अब देखो ये आप जानते हैं ये आपका इंडिया है और इधर ऊपर की तरफ चाइना है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे ये चाइना सारा, और इधर से क्या होगा, ये लैंड रूट बन जाएगा, और इधर जब आप देखोगे तो ये सी रूट बन जाएगा। ठीक है, अभी हम मैप के में पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को। तो ये जो रूट था इसे हम क्या कहते थे? सिल्क रूट, यानी कि जिस रूट के थ्रू सिल्क जो है चाइना से अलग अलग एरियाज में पहुंचता था। समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट्स टू सिल्क रूलर्स ऑफ ईरान इन वेस्ट एशिया। ईरान की तरफ जो यहाँ वाला एरिया है वहाँ पर ये भेजा करते थे। एंड नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट, धीरे धीरे सिल्क के बारे में लोगों को पता लगने लगा, और सिल्क जो है एक फैशन बन गया। जो राजा महाराजा थे उनकी जो लिगेसी थी, या जो उनके हम कहें उनकी शान शौकत का एक हिस्सा बन गया था। भाई सिल्क पहनना मतलब अपने आप में क्या है, एक लग्जरी था वो। ठीक है, क्योंकि बहुत महंगा होता था। एंड इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, चाइना से ही लेकर आते थे। अब ये जो रास्ता था यहाँ पे, उस समय तो इतनी ज़्यादा बहुत जो है उबड़ खाबड़ रास्ता होता था, बहुत ज़्यादा जो माउंटेन्स होते थे, डेजर्ट होता था, डेंजरस रोड्स होती थी, तो कई बार इनके साथ क्या होती थी, यहाँ पर लूटपाट भी हो जाती थी। तो जो आसपास के किंग थे वो क्या करते थे, इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर इन्होंने अपनी आर्मीज़ को सेट किया। साथ ही जो लोकल लोग थे वो भी क्या करते थे, इन जो ये ट्रेडर से जो सिल्क लेकर के आते थे इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। बदले में इनको इन लोगों से, इन ट्रेडर से क्या मिल जाता था? गिफ्ट्स मिल जाता था। ठीक है,
तो ये देखो, डेंजरस रोड्स होती थी थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट, पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। तो इस रास्ते में जो भी लोग होते थे वो पहले इनको रोक लेते थे, है ना, कि हम आपको तभी जाने देंगे जब आप हमें बदले में कुछ देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो सिल्क रूट और इसके ब्रांचेस अभी हम आगे मैप में देखने वाले हैं। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, इस रूट को, ये जो एरिया था इसको अलग अलग राजाओं ने अपने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, तो जब वो यहाँ से गुजरते थे ट्रेडर्स जो सिल्क लेकर के जाते थे तो इनके बदले में इनको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो इससे राजाओं की इनकम होती थी, इनको ट्रिब्यूट्स मिलते थे, इनको गिफ्ट्स मिलते थे, है ना। तो इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स, ठीक है। तो उनके राज्य से गुजरने वाले जो भी ट्रेडर्स होते थे उनकी प्रोटेक्शन का काम भी ये राजा किया करते थे। और सबसे फेमस रूलर जो थे जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था वो कौन थे, कुशानाज थे, ठीक है, जो कुशान राजा हुआ करते थे, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर, पेशावर एंड मथुरा, ठीक है, ये दो मेन इनके जो है सेंटर थे कंट्रोल करने के, और तक्षशिला भी जो है वो उन्हीं के किंगडम में आता था। During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaport at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. देखो, अब हम मैप निकाल ही रहे थे, ये देखिए, ये इंडिया आपको नज़र आ रहा है, इधर ये चाइना है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो हम कलर चेंज करते हैं पहले, तो कौन सा कलर ले लें, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चाइना है देखो, और यहाँ पर ये जो एरिया है ये अरेबिया है ना, ये पर्शियन। यहाँ पर कौन होते थे, कुशान राजा हुआ करते थे, ठीक है। जो कुशान राजा थे इन्होंने पूरे एरिया को क्या किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था। अब यहाँ पर ये देखो, इतना जो भयंकर रास्ता होता था, डेंजरस रास्ता होता था, तो अलग अलग राजाओं ने टाइम टू टाइम यहाँ पर कंट्रोल किया, और जो ट्रेडर्स यहाँ से आते थे इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया। तो जो कुशान राजा थे उन्हीं के समय में जो सी रूट है वो भी डेवलप होने लगा। कैसे, देखो ये हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, इंडस रिवर है। तो इंडस रिवर से होता हुआ अब क्या हो रहा था, ये जो सिल्क है इन सी पोर्ट से होता हुआ, सी रूट से होता हुआ, इधर देखो अलग अलग एरियाज़ में, यहाँ इजिप्ट में पहुँच गया, इधर यूरोप में पहुँच गया, है ना। तो ये सब किस समय में हुआ, जो कुशान किंग होते थे उनके समय में। ये इंडस रिवर है, जब ये सिल्क आया यहाँ से, तो यहाँ से होता हुआ ये कहाँ पहुँचा, यहाँ पर ये जो पोर्ट है यहाँ पर पहुँच गया, और अरेबियन सी से होता हुआ इस कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में पहुँच गया, ठीक है। और यहीं पर ये हम देखें, देखो यहाँ बे ऑफ बंगाल में पहुँच रहा है, और ये देखो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये पहुँच रहा है, ये जावा तक पहुँच गया, ये देखो इधर ये सारा रूट डेवलप हो रहा है ना। तो अलग अलग एरियाज़ में जो है इसके रूट जो हैं वो डेवलप हो गए थे, ठीक है। हाँ जी। During the rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, जो अभी हमने पढ़ा, from where silk was shipped westward to the Roman Empire, है ना। रोमन एम्पायर की तरफ जो है अब सिल्क पहुंचने लग गया था। The Kushans were amongst the अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक भी आपको काम आएगा, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले रूलर जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत की वो कौन थे, कुशान, ठीक है। दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट, तो इस सिल्क रूट, जो भी सिल्क रूट था, इसके थ्रू जो है ये यूज़ किया करते थे, ओके। तो आज हम यहीं तक अपने वीडियो को कंटिन्यू रोकेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से आगे की जो चीज़ें हैं, जो भक्ति मूवमेंट है या बौद्धा जो रिलीजन था, उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हेयर। एनी हाउ, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।